नमस्कार, सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जो कि है बीए एनईपी सेकंड सेमेस्टर की। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंसेप्ट, यानी कि जितनी भी राजनीति विज्ञान की थ्योरी हैं और उनके जो कंसेप्ट हैं, जो उनकी अवधारणाएं हैं, और जिसका कोड है आपका A060201T, यानी कि सेकंड सेमेस्टर जिन बच्चों का भी अभी पेपर होने वाला है उनके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 यूनिट के नोट्स हम कवर करेंगे, उसके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे हम। जैसे कि इसमें यूनिट नंबर 2 जो है वो है आपकी राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण, जिसमें 2 दृष्टिकोण आपको पढ़ने हैं। एक तो पारंपरिक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण, अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अप्रोच यानी कि जो दृष्टिकोण है वो क्या होता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण जो है किसी राजनीतिक घटना को देखने और फिर उसे समझने का तरीका। कोई राजनीतिक घटना घटी और उसको समझने का जो तरीका है, उसी को राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण और विधियाँ, यानी कि इसको जो देखने की जो विधियाँ वो कई हैं। उसमें आपकी एक तो होगी पारंपरिक और दूसरी है इसकी आधुनिक या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो जो आधुनिक है उसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बोलते हैं और आधुनिक भी बोलते हैं, और दूसरा है पारंपरिक। ठीक है, तो जो पारंपरिक दृष्टिकोण जो है वो अत्यधिक सट्टा, यानी कि जिसमें जो है अत्यधिक चीज़ें मानी गई हैं कि भाई ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता है, और मानक हैं। जबकि जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो हमारा अनुभवजन्य है, यानी कि एक्सपीरियंस के द्वारा हमने उसको लिया है, या फिर वैज्ञानिक है, यानी कि बिल्कुल जिसके फैक्ट हम दे सकते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम विश्व युद्ध से लगभग पहले तक प्रचलित राजनीतिक दृष्टिकोण को अध्ययन की दृष्टि से पारंपरिक दृष्टिकोण कहा जाता है। और पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण और विकास में कई राजनीतिक विचारकों ने योगदान दिया, जिनमें हैं प्लेटो, अरस्तु, बोर्नस्टीन, लॉक, रूसो, हेगल और ग्रीन, और भी बहुत सारे हैं। और जो राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए इन विचारकों ने दर्शन, नैतिकता, इतिहास और कानून का सहारा लिया। यानी कि जितने भी इन्होंने राजनीतिक विचार बनाए या जितने भी सिद्धांतों का निर्माण इन्होंने किया, उनके सिद्धांतों में एक तो फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के दर्शन होते हैं, दूसरा नैतिकता के दर्शन होते हैं, इतिहास भी झलकता है उनके अंदर, कानून का सहारा भी उन्होंने लिया है। इसलिए इनके द्वारा अपनाई गई पद्धति को दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी और संस्थागत पद्धति के रूप में माना जाता है। पारंपरिक दृष्टिकोण को हम जब डीपली पढ़ेंगे तो इसमें जो पहला है वो है दार्शनिक दृष्टिकोण, जो कि मैं अभी बताया है। इतिहास से जुड़ी चीज़ें हैं। दार्शनिक यानी फिलोसफी के आधार पर उन्होंने राजनीति को देखा। फिलोसफी यह राजनीति के अध्ययन का सबसे पुराना दृष्टिकोण है, जिसे सट्टा, आध्यात्मिक या नैतिक दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। राज्य, सरकार और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कुछ लक्ष्य, नैतिकता और सत्यों को प्राप्त करने की खोज से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का जो अध्ययन है उसके कुछ लक्ष्य हैं, जिसमें है नैतिकता, सत्य की प्राप्ति, जो जैसे एक जटिल खोज है। यहाँ अनुशासन नैतिकता की दुनिया के करीब जाता है, यानी कि जो अनुशासन हो वो नैतिकता की दुनिया के करीब जाता है। इस दृष्टिकोण को अत्यधिक सट्टा और अमूर्त, यानी कि जिसका कोई रूप ही ना होने के कारण इसकी आलोचना भी की जाती है। दूसरा जो है वो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतिहास में जो घटना घटी और आज उसके संदर्भ में हम जब चीज़ों को देखते हैं तो हमें पता चल सकता है कि भाई उस तरह से घटना घटी थी तो आज क्या हो सकता है। यह दृष्टिकोण अतीत पर प्रकाश डालता है और राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास का पता लगाता है। यह अतीत में व्यक्तियों की भूमिका और उनके उद्देश्य, उपलब्धियों और असफलताओं और भविष्य के लिए उनके निहितार्थों, यानी कि जो निहितार्थों का अध्ययन करना चाहता है। उसके बाद जो है कानूनी दृष्टिकोण है इसके अंदर, और एक है संस्थागत दृष्टिकोण। कानूनी दृष्टिकोण है जिसमें जो है राजनीति को जो है उसको कानून के नज़र से देखते हैं। वो राजनीति का अध्ययन राजनीतिक संगठन के रखरखाव के लिए राज्य द्वारा बनाए गए कानूनी संस्थानों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। चूँकि राज्य कानून और व्यवस्था के रख रखाव में लगा हुआ है, इसलिए
न्यायिक संस्थाओं का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांतकारों की चिंता का विषय बन गया। यह दृष्टिकोण राज्य को मुख्य रूप से कानून के निर्माण और प्रवर्तन से संबंधित संगठन के रूप में देखता है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इस दृष्टिकोण का एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, यानी कि छोटा। कानून और व्यवस्था के परिवर्तन के अलावा राज्य के पास बहुत सारे काम हैं। उसके बाद संस्थागत दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को संरचनात्मक दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। यह राजनीतिक संगठन जैसे विधायिका होगी, कार्यपालिका और न्यायपालिका की औपचारिक संरचनाओं पर जोर देता है। अनौपचारिक संरचनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। कुछ तो हो गई हैं औपचारिक संरचनाएं, यानी कि औपचारिक आपकी बोल सकते हैं कि जो एक भवन है, तो कुछ तो सरकारी भवन हो गए इसमें, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और कुछ अनौपचारिक हैं जो अनऑफिशियल इनके ऑफिस होते हैं, तो उनकी भी इसमें चर्चा की जाती है। इस और सरकारी प्रणालियों की तुलना अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि इस दृष्टिकोण की आलोचना इस बात के लिए की जाती है कि यह औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाओं पर बहुत अधिक जोर देता है और उन संस्थाओं में व्यक्तियों की भूमिका को नज़रअंदाज करता है। उसके बाद जो है आधुनिक दृष्टिकोण में हम जब पढ़ते हैं तो इसमें जो पहला है वो है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण समुदाय के सदस्यों के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सामाजिक संदर्भ की समझ पर जोर देता है। यानी कि अगर आपको राजनीतिक व्यवहार को समझना है तो आपको समाज को समझना पड़ेगा। समाज पर जब आप समाज को समझ जाओगे तो आप राजनीति को भी समझ सकते हो। राज्य की मुख्य रूप से एक सामाजिक जो राज्य को मुख्य रूप से एक सामाजिक जीव के रूप में माना जाता है और राजनीति को समाजशास्त्रीय कारकों के माध्यम से समझा जाता है। लेकिन आलोचकों का मानना है, जो इसकी आलोचना करते हैं, कि सामाजिक संदर्भ पर बहुत अधिक जोर देना से अनुशासन और स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। और दूसरा इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन और व्याख्या करता है। यह मानता है कि राजनीतिक नेताओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से राजनीति के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान का पता चलता है। हालांकि यह दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन में समाजशास्त्रीय, कानूनी और आर्थिक कारकों की अनदेखी करता है, जो कि आपका है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसके बाद इसमें है तीसरा है इसका आर्थिक दृष्टिकोण। चूँकि वस्तुओं के उत्पादन और वितरण से संबंधित मामले राज्य द्वारा विनियमित होते हैं, यानी कि राज्य ही उनको करता है, इसलिए आर्थिक मामले भी राजनीतिक सिद्धांतकारों के लिए चिंता का विषय बने। यह दृष्टिकोण आर्थिक मामलों को विनियमित करने में राज्य की भूमिका पर जोर देता है कि यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार कि राज्यों को जो है आर्थिक मामलों को भी अपने हाथों में रखना चाहिए, और तर्क देता है कि आर्थिक मामले राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और दोनों एक साथ आपस में जुड़े हुए हैं। यह दृष्टिकोण व्यक्तियों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन को जोड़ने और समझने की ओर झुका हुआ है। हालांकि यह दृष्टिकोण केवल आर्थिक कारकों को ध्यान में रखता है और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे अन्य कारकों की अनदेखी करता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण है चौथा इसका। यह दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है और राजनीतिक संदर्भ में मनुष्यों के दृष्टिकोण और वरीयताओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार राजनीति के अध्ययन ने अपना ध्यान औपचारिकता और आदर्शवाद से हटाकर राजनीतिक व्यवहार के ध्यान पर केंद्रित किया। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक तरीकों की गलत अवधारणा पर आधारित है। उसके बाद इसमें आते हैं दृष्टिकोण पांचवा जो है वो है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण मूलतः आधुनिक दृष्टिकोण से भिन्न है। यह राज्य को वर्ग विरोधाभासों के अपरिहार्य परिणाम के रूप में देखता है। यह मानता है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है, यानी कि एक दूसरे के बीच संबंध चलता रहता है और एक दूसरे से अलग करना इन्हें संभव ही नहीं है, यानी कि इनको अलग करना असंभव है। हालांकि यह दृष्टिकोण आर्थिक कारकों को अत्यधिक महत्व देता है और अन्य महत्वपूर्ण कारकों की उपेक्षा करता है, यानी कि उनको अनदेखा करता है। दृष्टिकोणों को सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद यह समझा जा सकता है कि राजनीतिक घटना के अध्ययन में प्रत्येक दृष्टिकोण की अपनी प्रासंगिकता, यानी कि उसका अपना महत्व है और तथा वे कुछ सीमाओं से ग्रस्त है।
तो जितने भी दृष्टिकोण थे आधुनिक थे और पारंपरिक दृष्टिकोण, हमने सारे दृष्टिकोण कवर कर लिए हैं। उसके बाद जो आपका राजनीति विज्ञान है उसका अन्य विज्ञान जो हैं उनके साथ कैसा संबंध है। जैसे राजनीति को अगर हम इतिहास के साथ जोड़ते हैं तो राज्य और उसकी संस्थाएं धीमी ऐतिहासिक वृद्धि का परिणाम है, यानी कि उनमें जो वृद्धि हुई है वो धीरे धीरे हुई है। और राजनीति विज्ञान सामान्य नियमों और सिद्धांतों की खोज के लिए ऐतिहासिक तथ्यों का उपयोग करता है, यानी कि अगर कोई राजनीतिक नियम कोई सिद्धांत बनेगा तो उसमें जो उसके इतिहास को जानने के बाद ही हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इतिहास में इसकी भूमिका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। राजनीतिक इतिहास राजनीतिक घटनाओं और आंदोलनों का वर्णन है, यानी कि जितना भी राजनीतिक इतिहास है, जितने भी आंदोलन हुए हैं और वो लिखे गए हैं हिस्ट्री में, तो उनको भी हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच के संबंधों को फ्रीमैन ने अच्छी तरह से समझाया, क्योंकि वे कहते हैं इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास। जॉन सीले ने अपने उदाहरण के माध्यम से इसे और आगे बढ़ाया। राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान की कोई जड़ नहीं है। दूसरा जो है, जो राजनीति विज्ञान है उसको हम अर्थशास्त्र के साथ कैसे जोड़ते हैं। अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की शाखा माना जाता है और वास्तव में यूनानियों ने राजनीति विज्ञान को राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नाम से पुकारा था। राजनीतिक अर्थव्यवस्था यह समझने का प्रयास करती है कि राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक वातावरण और अर्थव्यवस्था एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं। इतिहासकारों ने बताया कि कैसे समान आर्थिक हितों वाले समूहों ने अपने लाभ के लिए परिवर्तन करने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया और वातावरण का उपयोग किया। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का अध्ययन एक ही लक्ष्य की ओर निर्देशित करता है, ताकि अपने लोगों के लिए सर्वोत्तम संभव जीवन प्रदान किया जा सके। और जो है इसका हम करते हैं राजनीति विज्ञान का जो है, जो नैतिकता है उसके साथ, उस सब्जेक्ट के साथ भी हम इसको जोड़ते हैं। दर्शन शास्त्र नैतिकता से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है, नैतिकता से संबंधित है। नैतिकता से संबंधित है और समाज में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियम बनाती है। नैतिकता नैतिक व्यवस्था का विज्ञान है और राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान और नैतिकता दोनों का उद्देश्य मनुष्य का नेक और धार्मिक जीवन है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का जो संबंध है वो एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि समाज के बिना जो है राजनीति नहीं कर सकते हैं और राजनीति जो करोगे आप समाज पर ही करोगे। एक समाज है, क्योंकि आजकल जो है आप हिंदुस्तान के अंदर देखते हैं कि भाई ये पार्टी जो है फला समाज से जुड़ी हुई है, ये हिंदू समाज से जुड़ी है, कश्यप की पार्टी है, ये मोहम्मद मुसलमानों की पार्टी है, ये जो है ईसाइयों की पार्टी है, ये सिखों की पार्टी है। तो इस तरह से अलग अलग पार्टी तो समाज ही से जुड़ी हुई है, तो ये तो एक दूसरे से जुड़े हुए है ही। और यहाँ पे ये जो राजनीति होती है वो समाज के ऊपर ही राजनीति करते भी हैं लोग बाग। जो राज्य और अन्य राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान भी कहा जाता है और लोगों को सामाजिक आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बिना राज्य की नीतियों को तैयार नहीं किया जाता। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र को राज्य के संगठन और कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और यह बताता है कि राज्य की नीतियों और कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर समाज को कैसे प्रभावित करता है। इसके बाद राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान के साथ संबंध। मनोविज्ञान मानव व्यवहार के सभी पहलुओं से संबंधित है, जबकि राजनीति विज्ञान केवल मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार से संबंधित है। मनोविज्ञान इस बात पर प्रकाश डालता है कि व्यक्ति और समूह एक निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं। यह राजनीतिक दलों और राज्य के विभिन्न अन्य समूहों के व्यवहार को समझने में राजनीति विज्ञान की सहायता करता है। बर्कर ने सही कहा, मानव गतिविधियों की पहेलियों के लिए मनोवैज्ञानिक सुराग का अनुप्रयोग वास्तव में दिन का फैशन बन गया है। यदि हमारे पूर्वज जैविक रूप से सोचते थे तो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से सोचते हैं। राजनीति विज्ञान का लोक प्रशासन से संबंध। राजनीति विज्ञान का लोक प्रशासन से गहरा संबंध है और वास्तव में लोक शब्द का अर्थ सरकार है। हालांकि लोक प्रशासन में गैर सरकारी संगठनों का अध्ययन भी शामिल है। लोक प्रशासन सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन है और राजनीति विज्ञान नीति निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है।
राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के उद्देश्य में समानता है क्योंकि दोनों का उद्देश्य संसाधनों का इष्टतम उपयोग और सामाजिक कल्याण है। इस प्रकार हम समझते हैं कि राजनीति विज्ञान विश्लेषण के अनुभवजन्य और वैज्ञानिक तरीकों के अनुप्रयोग द्वारा शासन का व्यवस्थित अध्ययन है। हालांकि इसमें अनुभवजन्य जांच शामिल है, लेकिन यह आमतौर पर सटीक भविष्यवाणी नहीं करता। राजनीति विज्ञान राज्य और उसके अंगों और संस्थाओं की जांच करता है। इसमें सरकार को प्रभावित करने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का अध्ययन भी शामिल है। यह अन्य सामाजिक विज्ञानों से काफ़ी हद तक उधार लेता है, लेकिन सत्ता पर इसका ध्यान इस अन्य विषयों से अलग करता है। सत्ता के अलावा राजनीति विज्ञान तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक सिद्धांत, सार्वजनिक कानून और सार्वजनिक नीति पर ध्यान केंद्रित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम राजनीतिक प्रक्रिया, सरकार और की प्रणाली और जिस तरह से भी प्रत्येक नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है उसकी बुनियादी समझ देता है। जो आपकी यूनिट नंबर 3 है उसमें जो है वो है स्टेट, उसका मीनिंग, उसके एलिमेंट, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन यानी कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, और फंक्शन ऑफ स्टेट, और स्टेट के जो फंक्शन है वो क्या क्या है। इंडियन और वेस्टर्न दोनों पढ़ेंगे, भारतीय और पश्चिमी सभ्यता के अनुसार। राज्य का अर्थ, उसके तत्व, उसके उत्पत्ति के सिद्धांत और राज्य के कार्य। इस पे जो प्रश्न बन सकते हैं वो हैं आपके कि राज्य की परिभाषा दीजिए और उसके मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए, या राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा दीजिए और इसके मुख्य संगठक तत्व बताइए। राज्य से आप क्या समझते हैं, राज्य की आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्य का अर्थ। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य है। इस विषय में राज्य के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास किया जाता है। राज्य आधुनिक युग की सर्वोच्च इकाई है। राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से राज्य और उसकी उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। राज्य शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है, परंतु राजनीति शास्त्र में राज्य शब्द का सही प्रयोग 4 तत्वों यानी कि भूभाग यानी कि जमीन, जनसंख्या यानी कि लोग, सरकार और सार्वभौमिकता यानी कि खुद की सरकार के आधार पर किया जाता है। जैसे भारत और चीन, सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि राज्यों की संख्या में आते हैं। यानी कि भारत भी एक राज्य है, चीन एक राज्य है क्योंकि उसकी खुद की ज़मीन है, खुद की जनसंख्या है, खुद की सरकार है और सरकार के पास अपने सारे अधिकार हैं। किसी और देश का उसके जो निर्णय हैं उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये कुछ ऐसे देश बताए हैं जो कि राज्यों की श्रेणी में आते हैं। मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य के विचार का प्रतिपादन किया। मैकियावेली के अनुसार सारी शक्तियाँ जिनका अधिकार जनता पर होता है, चाहे वे राजतंत्र हों या प्रजातंत्र, राज्य है। इसके बाद तो राज्य के संबंध में कई विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए, किंतु राज्य के संबंध में सभी की परिभाषाएं पृथक पृथक यानी कि अलग अलग है। तो कुछ राज्य की परिभाषाएं पढ़ लेते हैं हम। राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने राज्य के स्वरूप के बारे में मतभेद पाया जाता है, यानी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से परिभाषाएं दी हैं। तो कुछ परिभाषाएं हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जैसे पहली परिभाषा मैंने लिखी है अरस्तु की। अरस्तु के अनुसार राज्य जो है परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है, जिसका महत्व एक सुखी सम्मानित मानव जीवन से है। सिसरो के अनुसार राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें मनुष्य पारस्परिक लाभ के लिए और अच्छाई के लिए सामान्य भावना के आधार पर बंधे हुए हैं। गर्नर के अनुसार राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र अथवा लगभग स्वतंत्र हो, जिसका एक संगठित शासन हो, जिसके आदर्शों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय संभवतः करता हो, तो उसको हम राज्य बोलते हैं। विल्सन के अनुसार राज्य एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत नियम और विधि द्वारा संगठित लोगों का नाम है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्तियों का विराट रूप है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य केवल एक मशीन है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। गांधी जी के शब्दों में राज्य एक केंद्रित व्यवस्था के रूप में हिंसा का प्रतिनिधि है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। अब इसमें जो अगला इम्पोर्टेंट है वो है राज्य के आवश्यक तत्व। तो राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं वो 4 हैं।
जो कि ऊपर ही बताए जा चुके हैं। सिज्विक ने राज्य के 3 आवश्यक तत्व जनता, भूभाग और सरकार, और ब्लांसली ने के अनुसार भूभाग, भूभाग, जनता, सरकार और संगठन राज्य के 4 तत्व हैं। गैटिल ने भी जनता, प्रदेश, सरकार तथा संप्रभुता, ये 4 तत्व राज्य के माने हैं। तो ज़्यादातर जो हैं सभी ने 4 ही तत्व राज्य के माने हैं। इसमें पहला है जनसंख्या। तो जनसंख्या जो है कोई ऐसी नहीं है कि निश्चित जनसंख्या हो। राज्य के लिए जनसंख्या को होना अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह भूमि होनी जरूरी है उसी तरह जनसंख्या भी। अगर जनसंख्या नहीं है और भूमि है तो राज्य कोई नहीं कहेगा उसे। ऐसे किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें कोई व्यक्ति ना रहता हो। इसलिए एक राज्य के लिए राज्य तभी कहा जा सकता है जब उसमें एक निश्चित मात्रा में जनसंख्या हो। जनसंख्या या आबादी के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं बनाया गया, लेकिन एक आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी हो यह विचारणीय है, यानी कि सोचने वाली बात है। प्लेटो ने रिपब्लिक, जो प्लेटो की बुक है द रिपब्लिक, में एक आदर्श राज्य की जनसंख्या लगभग जो है 5040 बतलाई है। इसी तरह अरस्तु ने भी कहा कि जनसंख्या न बहुत अधिक हो न कम हो, जनसंख्या इतनी हो कि उसका भरण पोषण सरलता से हो सके और साथ ही साथ राज्य की रक्षा भी हो सके। दूसरा है निश्चित भूभाग। राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। निश्चित भूभाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। जनसंख्या की तरह ही निश्चित भूभाग के बिना भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ब्लूमस्की के अनुसार शब्दों में राज्य की शक्ति का आधार जनसंख्या, दूसरा भौतिक आधार भूमि है। जनता तब तक है जब तक निश्चित भूभाग या क्षेत्र है, अतः राज्य के अस्तित्व के लिए एक निश्चित भूभाग आवश्यक है। तीसरा है इसमें सुसंगठित सरकार या शासन। राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व राज्य में सरकार का होना है। राज्य सरकार को राज्य की आत्मा कहा जा सकता है। किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नहीं कहा जा सकता जब तक तो वहाँ पर कोई शासन न हो। ऐसी संस्था का होना आवश्यक है जिसका आदेश मानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो। राज्य की शक्तियों का क्रियात्मक प्रयोग भी सरकार करती है। सरकार के अंदर प्राधिकरण आते हैं जो सरकार के कार्यों को संचालित करते हैं, जैसे कानूनों का निर्माण करना, पालन करवाना, उल्लंघन पर दंड देना। चौथा है इसमें संप्रभुता। संप्रभुता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता राज्य होने की पहचान है। किसी राज्य में अन्य 3 तत्वों के होने पर भी जब तक उसमें संप्रभुता नहीं होगी वो राज्य नहीं बन सकता। नियमों को लागू करने वाली एजेंसी हो सकती है परंतु संप्रभुता नहीं हो सकती। संप्रभुता केवल राज्य की ही विशेषता है और यह राज्य का आवश्यक अंग भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतवर्ष के पास अपनी जनसंख्या थी, उसका निश्चित भूभाग था, सरकार थी, किंतु संप्रभुता के अभाव में उसे राज्य नहीं कहा जाता था। संप्रभुता का मतलब होता है राज्य का आंतरिक दृष्टिकोण पूर्णतः संप्रभु होना संप्रभुता है। राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय ऐसा नहीं होता जो कि उसकी आज्ञाओं का पालन न करता हो। बाहरी दृष्टि से संप्रभुता का अर्थ है राज्य विदेशी संबंधों के निर्धारण में पूर्णतः स्वतंत्र है, यानी कि राज्य जो है अपने जितने भी विदेशी संबंधों का जो अगर उस पर खुद पे लेने के लिए स्वतंत्र है तो उसको हम संप्रभुत्व बोलते हैं। यानी कि अगर उसके जो विदेशी निर्णय है कोई दूसरा राज्य ले रहा है, कोई दूसरा राज्य उसमें हस्तक्षेप कर रहा है तो उसको हम स्वतंत्र नहीं बोल सकते हैं और ना ही वो उसके पास संप्रभुता होगी। तो संप्रभुता का मतलब है कि उसके पास सब सारे निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि राज्य के 4 उपयुक्त तत्व आवश्यक हैं। इन तत्वों के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती और इन्हीं को हम राज्य बोलते हैं। राज्य की जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उसमें भी काफ़ी जो हैं बहुत सारे विचार हैं। उसमें भी लेखकों ने अलग अलग विचार दिए हैं। गर्नर के अनुसार वे परिस्थितियां जिसमें यदि आदि मानव ने प्रथम राजनीतिक चेतना का अनुभव किया और उससे प्रेरित होकर राजनीतिक संगठन के अधीन होते हुए राज्य की उत्पत्ति की ओर आगे बढ़ा। इतिहास के काल खंडों में हुई घटनाओं और परिस्थितियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए। राज्य की जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो है ये कल्पना की गई है कि राज्य को जो बनाने वाला है वो भगवान है, यानी कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है
यानी कि राजा को जो बनाने वाला है वो ईश्वर है। पृथ्वी पर जो राजा को भेजा है वो ईश्वर ने भेजा है। राजा जो है वो जो है ईश्वर के, जो राजा शासन करता है वो ईश्वर की इच्छा से करता है। राजा को जो शक्ति मिली है वो ईश्वर से मिली है, इसलिए उसको ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते हैं और उसने ही राज्य को बनाया है, इस तरह से माना जाता है। ये जो है प्राचीन ग्रीस और रोम में इसी तरह के सिद्धांत को मान्यता मिली है। भारत में भी हम देखते हैं, अगर महाभारत में देखते हैं तो वहाँ पर भी हम राज्य को जो है दैवीय शक्ति, दैवीय यानी कि देवताओं के द्वारा बनाया हुआ मानते हैं। मनुस्मृति में भी मिलता है हमें कि राज्य को जो बनाया है वो भगवान ने बनाया है। बाइबल में भी मिलता है और बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें जो है राज्य की उत्पत्ति भगवान के द्वारा हुई, ऐसा कहा गया है। तो पहला सिद्धांत तो यह है कि राज्य की उत्पत्ति किसने की, वो की है भगवान ने। दैवी सिद्धांत का जो प्रयोग है वो क्या है कि राजाओं ने अपनी शक्ति मजबूत करने और लोगों की अंधभक्ति प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया। दूसरा है लोकतंत्र के विरोध के लिए इसका प्रयोग किया गया। तीसरा है राजा और पोप के संघर्ष में राजा को श्रेष्ठ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। दैवीय सिद्धांत के पतन के कारण ये सिद्धांत जो है, इसकी जो मान्यता खत्म क्यों हुई? पहला तो यह है कि सामाजिक समझौते सिद्धांत का उदय, जिसने यह प्रतिपादित किया कि राज्य दैवीय संस्था न होकर एक मानवीय संस्था है। दूसरा है राजा और चर्च के जो बीच संघर्ष चला, उसके बाद इसके सिद्धांत का पतन हुआ। तीसरा है प्रजातांत्रिक विचारधारा का उदय होना, इसलिए इस सिद्धांत का महत्व खत्म हो गया। दैवीय सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं हैं कि दैवीय सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है ईश्वर द्वारा निर्मित है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा अपने अधिकार सीधे ईश्वर से प्राप्त करता है। यह दैवीय गुणों से युक्त है, यानी कि देवताओं के गुण राजा के अंदर होते हैं। राजसत्ता निरंकुश है, यानी कि राजा के पास सारे अधिकार हैं। कोई भी मानवीय इकाई इसे चुनौती नहीं दे सकता। जिस प्रकार ईश्वर जो भी करता है ठीक करता है, वैसे ही राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता। पांचवा है राज्य शासन और राजा तीनों रूप एक हैं। राजपद वंशानुगत है और प्रजा इस अधिकार को छीन नहीं सकता। राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा के लिए अनिवार्य है। अगर हम दैवीय सिद्धांत की आलोचना करते हैं तो पहला है अनैतिकता, यानी कि इसके अंदर जितने भी काम हुए हैं बहुत सारे लोगों को दबाया गया है। राजा ने अपनी मनमानी की। काफ़ी जगह ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे राजा अपनी मनमानी करता है। तो पहला तो ये कि इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। यह सिद्धांत राजनीतिक चेतना, आर्थिक आवश्यकता, रक्त संबंध आदि की उपेक्षा करता है। दूसरा है निरंकुशता का पोषक। यह सिद्धांत राजा को निरंकुश और अत्याचारी बनाता है क्योंकि जनता राजा को हटाने में असमर्थ है। तीसरा है प्रतिक्रियावादी। यह सिद्धांत लोगों में अंधभक्ति पैदा करता है जो विवेक सिद्धांत के विरुद्ध है। चौथा है प्रजातांत्रिक विरोध। यह सिद्धांत जनता को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं देता और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करता। पांचवा, यह सिद्धांत केवल राजतंत्र पर लागू होता है, जनतंत्र पर लागू नहीं होता। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का महत्व। इस सिद्धांत का अपना कोई विशेष महत्व नहीं रहा। एक विशेष महत्व रहा है सभ्यता के प्रारंभिक काल में, जब राज्य की प्रमुख समस्या सुरक्षा और व्यवस्था थी। उस समय इस सिद्धांत ने समाज को अराजकता से बचाकर लोगों को राजा के नेतृत्व में संगठित किया, इकट्ठा किया। जिस समय नैतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्शों का अभाव था, उस समय धर्म ने सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन दिया। उसके बाद जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, एक है पितृसत्तात्मक और दूसरा है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे जितना पहला इम्पोर्टेंट था दैवीय। दूसरा जो पितृसत्तात्मक है तो ये सभी जानते हैं। अनेक विद्वानों की राय है कि राज्य की उत्पत्ति परिवार से हुई है। पारिवारिक परिवेश में आज्ञा पालन सत्ता आदि के रूप में देखा जा सकता है। अरस्तु के अनुसार जब अनेक परिवार संयुक्त हो जाते हैं तो ग्राम का निर्माण होता है, अर्थात ग्राम से ही राज्य की उत्पत्ति होती है। इस सिद्धांत के दो पक्ष हैं। पहला तो मैंने बताया है पितृसत्तात्मक सिद्धांत और दूसरा है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। पितृसत्तात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत का उल्लेख हमें यूनान, रोम और यहूदियों के प्राचीन इतिहास में देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जो हेनरी मेन हैं। यहूदियों की धार्मिक पुस्तक ऑन स्टेट मार्डम और बाइबल और रोम
और भारत में भी यह सिद्धांत देखने को मिलता है। हेनरी मेन के अनुसार प्राचीन समय में समाज परिवारों का समूह था और परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति परिवार का पैट्रिक आर्क यानी कि मुखिया होता था। पहला परिवार पुरुष, उसकी स्त्री और बच्चे थे। धीरे धीरे परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई, परंतु परिवारों पर मूल परिवार के मुखिया का अधिकार बना रहा। उसके उत्तराधिकारी का भी इन परिवारों पर नियंत्रण बना रहा। धीरे धीरे पितृ प्रधान परिवार का विकास हुआ। परिवार से गोत्र, गोत्र से कबीले का निर्माण हुआ और कबीलों से राज्य की उत्पत्ति। कबीलों का सबसे वृद्ध व्यक्ति मुखिया का चुनाव करता था। उसके बाद एक पितृ प्रधान परिवार, उसके पश्चात एक वंश के लोगों का कबीला और अंत में एक राष्ट्र बना। तो जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के मुख्य लक्षण हैं वो हैं, नंबर 1, परिवार का पैट्रियार्क यानी कि मुखिया पुरुष था। परिवार की वंश परंपरा पिता से चलती थी। परिवार में विवाह प्रथा स्थायी थी, कहीं बहुपत्नी, कहीं पर एकल पत्नी की प्रथा थी। रक्त संबंध परिवार के सदस्यों की एकता का मुख्य सूत्र था। परिवार में मुखिया की शक्ति निरपेक्ष थी। राज्य के विकास का आधार पितृ प्रधान व्यवस्था थी। उसके बाद है पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है उसकी आलोचना कर सकते हैं हम। तो इसकी आलोचना जो है निम्न आधारों पर की जा सकती है। पहला तो है पितृ प्रधान सिद्धांत सब जगह विद्यमान नहीं, यह व्यवस्था पूरे विश्व में नहीं थी। एशिया और ऑस्ट्रेलिया में तो मातृ प्रधान व्यवस्था के उदाहरण मिलते हैं। प्रारंभिक सामाजिक इकाई कबीला था। मॉर्गन, मैक्सवेल आदि के अनुसार प्रारंभिक सामाजिक इकाई कबीला थी, परंतु कबीला टूटने पर गोत्र और गोत्र से परिवार का निर्माण हुआ। इनके अनुसार वंश स्त्री से चलता था, पुरुष से नहीं। अत्यंत सरल, यह एक सरल सिद्धांत है, जबकि राज्य की उत्पत्ति जटिल विकास का परिणाम है जिसमें अनेक छोटे और बड़े तत्वों का योगदान है। चौथा, यह सिद्धांत राजनीतिक कम और समाज शास्त्रीय अधिक लगता है। ये जो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत है तो कहीं कहीं पे मिलता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जो हैं वो है मैक्स, लेनन, मॉर्गन और जंक्स। इन व्याख्याकारों ने अपनी पुस्तकों में इस सिद्धांत की व्याख्या की। मातृ प्रधान सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि प्राचीन समाज में स्थायी विवाह की संस्थाएं नहीं थी। समाज में बहुपतित्व की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में नारी के अनेक पति होते थे। उनकी होने वाली संतानों को पिता नहीं माता के कुल के नाम से जाना जाता था। संपत्ति और सत्ता की अधिकारिणी माता होती थी। इस व्यवस्था के विकास ने आगे जाकर राज्य को जन्म दिया। इसकी आलोचना है। एक तो अत्यंत सरलीकरण है। मातृ प्रधान और पितृ प्रधान दोनों के उदाहरण मिलते हैं। राजनीतिक नहीं सामाजिक सिद्धांत और अन्य तत्वों की उपेक्षा। महत्व, यह सिद्धांत का महत्व भी पितृसत्ता सिद्धांत के समान है। रक्त संबंध राज्य के विकास का महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका यह सिद्धांत निरूपण करता है। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत है, यानी कि जिसके पास शक्ति है उसी ने राज्य बना लिया। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण शक्ति है। राज्य का उदय शक्तिशाली व्यक्तियों के द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ। दूसरे शब्दों में युद्ध जो है राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बने। युद्ध में विजेता शासक और पराजित प्रजा बन गए। वाल्टेयर के अनुसार प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। जैक्स के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिद्ध करना तनिक भी कठिन नहीं है कि आधुनिक राजनीतिक समाजों का अस्तित्व सफल युद्धों में निहित है। फ्लेंशी ने भी अपना मत दिया है। वह कहते हैं कि शक्ति के बिना कोई भी राज्य जीवित नहीं रह सकता और न जीवित रह सकता है। इस प्रकार युद्ध शक्ति को पैदा करता है और शक्ति राज्य को जन्म देती है तथा शक्ति ही इसे कायम रखती है। बिस्मार्क के अनुसार राज्य का आधार रक्त और लोहा होना चाहिए। तो सभी विद्वानों ने शक्ति को भी मुख्य माना है। इसके संदर्भ में जो उसकी विशेषताएं वो हैं, शक्ति राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र आधार है। शक्ति का आश्रय भौतिक और सैनिक शक्ति से है। प्रभुत्व की लालसा, आक्रामकता मानव स्वभाव का अनिवार्य घटक है। प्राकृतिक का नियम है कि शक्ति ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति में अल्पसंख्यक शक्तिशाली शासन करते हैं और बहुसंख्यक शक्तिहीन अनुकरण करते हैं। वर्तमान में राजाओं का अस्तित्व शक्ति पर ही केंद्रित है।
उसके बाद शक्ति सिद्धांत का प्रयोग। मध्य युग में धर्मगुरुओं ने राज्य को दूषित और चर्च को श्रेष्ठ संस्था बताने में किया। व्यक्तिवादियों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सरकार के हस्तक्षेप को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया। अराजकतावादी समाजवादी विचारकों ने भी व्यक्तियों की स्वतंत्रता हेतु इस सिद्धांत का प्रयोग किया। फांसीवादी और नाजीवादियों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। शक्ति सिद्धांत की आलोचना। इसकी सिद्धांत की जो आलोचना है वो है नंबर 1, शक्ति राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र तत्व नहीं है, यद्यपि इसमें राज्य की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया, परंतु इसकी उत्पत्ति के अन्य कारण चेतना, धर्म, रक्त संबंध आदि भी रहे। टी.एच. ग्रीन के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार इच्छा है, न कि शक्ति। लोगों की इच्छा के बिना न तो राज्य संगठित हो सकता है और न कायम रह सकता है। लोग राज्य के आदर्शों का पालन शक्ति के भय से नहीं, अपने विवेक और बुद्धि से करते हैं। तीसरा है शक्ति सिद्धांत, जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत को जन्म देता है, जिसका अर्थ है कि सिर्फ बलशाली को ही जीवित रहने का अधिकार है। नंबर 4 यह सिद्धांत राज्य को निरंकुश बनाता है, जिसके लोगों की स्वतंत्रता का लोप और जनतंत्र का विनाश होता है। 5वां यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्व बंधुत्व का विरोध करती है। शक्ति पर ही जोर देने के कारण यह एक साम्राज्यवादी सिद्धांत है। नंबर 6 यह सिद्धांत केवल भौतिक शक्ति पर जोर देता है। आधुनिक युग में अत्यधिक आध्यात्मिक, तकनीकी और वैधानिक शक्ति को भी महत्व दिया जाता है। शक्ति सिद्धांत की आलोचना। अब जो है राज्य के कार्य क्या क्या होते हैं, भाई जो राज्य है उसके कार्य, तो मुख्य कार्य होते हैं उसके कुछ। तो प्राचीन समय में राज्य ये एक बड़ा जटिल प्रश्न था और विवादग्रस्त था। राज्य के क्या कार्य है? सभी विद्वानों ने अपने दृष्टिकोण से राज्य के कार्य निश्चित करने के प्रयत्न किए। इस संबंध में जो मत हैं वो हैं प्लेटो रस्तु का मत है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। इसका उद्देश्य मनुष्य के जीवन को नैतिक और संपन्न बनाना है। इस दृष्टिकोण में राज्य का कार्य मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। नंबर 2 है आदर्शवादी विचारक। आदर्शवादी विचारकों ने दृष्टिकोण के आधार पर राज्य से अलग मानव के प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करते हुए राज्य के नियंत्रण को महत्व दिया है। हीगल के अनुसार राज्य नैतिक व दैवी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार राज्य में ही निहित है। उपयोगितावादी विचार राज्य को एक कृत्रिम संस्था, एक साधन मानते हैं जिसका निर्माण उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। व्यक्तिवादी विचारक। जो समाजवादी विचारक हैं, तो समाजवादी जो विचारक थे राज्यों को उन समस्त कार्यों को रोकने का अधिकार देते हैं जिससे समाज की उन्नति हो तथा व्यक्ति का जीवन सुखमय बने। इसके बाद जो है राज्य के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया। आवश्यक कार्य, इसमें है देश की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, यानी कि राज्य का जो सर्वप्रथम कार्य है वो है कि अपने देश की अगर कोई बाहर से कोई उस पर आक्रमण करता है तो उससे उसकी सुरक्षा करना। जल सेना, थल सेना, नभ सेना, इनके माध्यमों से और अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दूसरे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करना, उनसे व्यापारिक संबंध बनाना ताकि अपने देश में जो कमी है उसको हम पूरा कर सकें। तो ये भी जो है इसका मुख्य कार्य है। कर संग्रह, यानी कि जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है उसको इकट्ठा करना और देश के हित के कार्यों में उसको लगाना, ये भी मुख्य कार्य है। उसके बाद है देश के अंदर जो है मुद्रा, बैंकिंग और करेंसी, यानी कि देश के अंदर मुद्रा के प्रचलन को बढ़ावा देना ताकि लोग इजीली जो है चीज़ें खरीद सकें और उनका जीवन सुखमय बन सके। और जो करेंसी देश में चल रही है उसको जो है नियंत्रित करना। उसके बाद जो है इसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का विवेचन। राज्य का ये भी एक कार्य है कि वो जो है लोगों के अधिकारों को और उनके कर्तव्यों को निश्चित करें कि भाई आपके क्या कार्य हैं और क्या आपके अधिकार हैं। 6 है शक्ति की स्थापना। कांट राज्य के उद्देश्य के रूप में राज्य के नियमों की रक्षा और शांति की कल्पना करता है। उनका विचार है कि राज्य का उद्देश्य अपने नियमों द्वारा समाज में शांति और व्यवस्था लाना है। तो इस तरह से शक्ति के अनुसार जो है राज्य के अंदर शांति होनी चाहिए, अराजकता ना हो, राज्य के अंदर लोग एक दूसरे के खिलाफ ना हो, जो लोग हैं उन लोगों को सुरक्षा हो। उनका उद्देश्य जो है
कि उनको एक अच्छा जीवन जीने का अवसर जो है राज्य को देना चाहिए, उनके पास शिक्षा हो। इस तरह से बहुत सारे कार्य हैं, उनका स्वास्थ्य है, उनकी शिक्षा है, तो आप भी अपने पास से भी लिख सकते हैं। न्याय की व्यवस्था करना भी राज्य का एक मुख्य कार्य है, ताकि कोई लोग जो है ये ना कहे कि भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और ऐच्छिक कार्य यानी कि जो ऐसे कार्य जो उसकी इच्छा पर निर्भर करते हैं, उसमें है शिक्षा की व्यवस्था। तो ये कार्य जो है वो कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। वैसे ये इम्पोर्टेंट कार्य है कि भाई शिक्षा सभी को एक अच्छी शिक्षा मिले और सरलता से मिल सके। दूसरा है जनहित सेवाओं की व्यवस्था, यानी कि ऐसे काम जो जनहित सेवाओं में, जैसे कि रेल, तार, डाक, वायरलेस ऐसी, या फिर सड़क के किनारे जो है पुलों का निर्माण करना, छायादार वृक्ष लगाना, जलाशयों का निर्माण, विश्राम गृह का निर्माण करवाना, तो ये भी कार्य राज्य के हैं। बेकारी का अंत, यानी कि कोई लोग ऐसा ना हो कि जिसके पास रोजगार ना हो। रोजगार के पास सभी के पास साधन होने चाहिए। उद्योग धंधा और वाणिज्य व्यवसाय का विकास करना राज्य का कार्य है। समाज में जो बुराइयां फैली हों उनको दूर करना भी राज्य का कार्य है। जो बूढ़े हो चुके हैं और जो असहाय हैं उनकी रक्षा करना भी राज्य का कार्य है। जो बूढ़े हैं उनके लिए आजीविका भी उपलब्ध कराए, उनको खाने पीना, उनकी स्वास्थ्य की सेवा भी करना राज्य का कार्य है। स्वस्थ और स्वच्छता, यानी कि हर लोग स्वच्छ भी हो और स्वच्छता भी रखना एक राज्य का प्रमुख कार्य है। उसके बाद कृषि का विकास करना राज्य का कार्य है। भाई जब देश की कृषि का विकास होगा तो लोगों का भी विकास होगा, लोगों का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। उसके बाद समाज के कल्याण के लिए कार्य करना राज्य का प्रमुख कार्य है कि वो समाज के कल्याण के लिए, जैसे महिलाओं का उत्थान, शिशुओं की स्वास्थ्य की सुरक्षा, बीमारियों से लड़ने के लिए समाज को या लोगों को दवाइयाँ मुहैया कराना ताकि जो है लोग बीमार ना पड़ें। प्राकृतिक स्रोतों और उपभोग एवं ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करना, जो हमारी धरोहर हैं उनकी सुरक्षा करना, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको संभाल कर रखना ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। मनोरंजन के साधनों का प्रयोग, व्यक्ति के लिए मनोरंजन अत्यंत आवश्यक है, तो राज्य को ऐसे पार्कों का, कुछ स्नान गृहों का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे वो अपना मनोरंजन कर सकें। मेले लगवाना, प्रदर्शनियाँ करवाना, ये काम भी राज्य के ही होते हैं। मादक वस्तुओं पर नियंत्रण, जो भी शराब, जो भी नशीली पदार्थ हैं उन पर नियंत्रण लगाना भी राज्य का कार्य है, ताकि लोग इनका अत्यधिक सेवन ना करें और लोगों का स्वास्थ्य खराब ना हो। श्रमिकों यानी कि जो मजदूर लोग हैं उनके हितों की रक्षा करना भी राज्य का कार्य है। श्रमिकों का मतलब है मजदूर, तो मजदूर जो काम करते हैं कारखानों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, तो उनके हितों की रक्षा करना भी राज्य का कार्य है। निष्कर्ष पे हम पहुँच सकते हैं, जो आधुनिक राज्य हैं उसके प्रमुख कार्य हैं भलाई करना, अपनी जनता की भलाई करना। अरस्तु ने लिखा राज्य एक सर्वोच्च संस्था है और उसका उद्देश्य सर्वोच्च भलाई है, जो उसका मेन उद्देश्य वो है लोगों की भलाई। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और मैं मानता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, लाभदायक भी है। आपके एग्ज़ाम में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन लग सकते हैं, तो इसे अच्छी तरह तैयार भी कर लें, इनकी हेडिंगों को तैयार कर लें, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।